जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच लेकर के इसी यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों देखो, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इस चीज को भली भांति ध्यान में रखना है कि अपना जनवरी में एग्जाम है, तकरीबन 45 दिन अपने हाथ में है। आज जो है, आज से गिनोगे तो तकरीबन 45 दिन अपने हाथ में है। तो हम लोगों का काम क्या होगा कि हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले भी मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम स्पीड डिस्टेंस को पढ़ा रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, एसएससी आचार्य के ऑफिशियल वाईटी चैनल पे जाके देख सकते हो। और अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें जो सवाल होंगे वो कंपाउंड और सिंपल मिक्स होंगे, क्योंकि जीडी के एग्जाम में या फिर बिहार के एग्जाम में, जो बिहार कांस्टेबल होने वाला है 17 दिसंबर को, हाँ 17 दिसंबर को होने वाला है, इन सारे एग्जाम्स में इन सारे चैप्टर्स का कंपाइलेशन आता है। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी जीडी, बिहार एसआई कांस्टेबल, आईबी का जो एसीआईओ का एग्जाम आया, जिसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेके आने वाला हूं, उसके लिए और इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्याज का चक्कर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो, ब्याज का चक्कर ये होता है कि जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, वो दो प्रकार का होता है, साधारण और कंपाउंड, मतलब चक्रवृद्धि। साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल जैसा वर्ड से ही समझ में आ रहा है यहां पे कि इसमें जो भी मूल राशि लोन ली जाएगी या उधार ली जाएगी, सिर्फ उसी राशि पे वर्ष दर वर्ष, साल प्रति वर्ष, मतलब प्रति वर्ष जो है, सिर्फ उसी राशि पे ब्याज देना होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन है, वो मूलधन एक साल बाद उसमें ब्याज जुड़ जाता है, और जैसे जैसे समय बीतता रहता है ब्याज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज प्रिंसिपल पे भी होता है और इंटरेस्ट पे भी होता है। ठीक है ना, मैं आपको एक ट्री मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि होता क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, होता क्या है ना कि जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल है पी। अब प्रिंसिपल पे पहले साल जो ब्याज लगा, हमने माना वो ब्याज लगा ए, और इसी प्रिंसिपल पे जो दूसरे साल ब्याज लगा वो लगा बी। सॉरी, दूसरे साल जो ब्याज लगा वो भी लगा ए, तीसरे साल जो ब्याज लगा वो भी लगा ए। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा, ये एग्जाम्पल है साधारण ब्याज का, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का, जिसमें एक कॉमन वैल्यू, एक कॉमन राशि हर बार सेम मात्रा में, अमाउंट में, रुपीज में लग रही है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और देखते हैं, प्रिंसिपल तो वही रहेगा। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल पे पहले वर्ष में ब्याज लगा ए, दूसरे वर्ष में इस प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, इस प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा ए, लेकिन इस ए पे भी ब्याज लगेगा बी। बात समझ में आई? मतलब इस राशि पे, अभी इसको हम नंबर से समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, उसी तरह से तीसरे वर्ष में जो प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा वो लगेगा ए, इस ए पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा बी,
इस ए पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा बी, इस बी पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा सी। ठीक है, वो लगेगा सी। तो आपने ये देखा कि ब्याज कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंडिंग हो रही है। मतलब आप सिंपल सा बात है समझने वाला कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगता ही लगता है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट पे भी, यानी जो ब्याज है उस पे भी ब्याज लगता है। देखो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट ये है कि डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन पे आने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट वीडियो भी है तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसी चीज को नंबर से समझेंगे। जैसे हमने माना कोई प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ब्याज दर है 10%, समय है 3 वर्ष, या पहले समझो समय है 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष के लिए समझो, समय है 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमारा ट्री मेथड क्या कहता है कि पहले आप प्रिंसिपल रखोगे 10,000, इसका 10% निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, पहले वर्ष के लिए वो 100 आएगा, और दूसरे वर्ष के लिए 10% निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो भी 1000 आएगा, वो क्या आएगा, वो 1000 आएगा। और फिर दूसरे वर्ष के लिए इस वाले ब्याज पे भी लगेगा तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। तो कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज इस पूरे प्रक्रिया में लगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा बच्चों, वो लगा 2000 प्लस 100 यानी कि 2100 रुपए। ठीक है, यानी कि 2100 रुपए। यहां तक बात सबको समझ में आई। अब यहां पे जब चीजें 3 साल के लिए होती है ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी तुम लोग सीधे क्वेश्चन पे आ गए, वेट अ मिनट। तो जब ये 3 साल के लिए होता है तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो अब हम आपको वो ट्रिक बताते हैं कि जिस तरह से आपको उसको समझना होगा 3 साल के लिए। वैल्यू सेम है, बस वर्ष जो है वो 2 वर्ष की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3 वर्ष रख दिया। 2 वर्ष की जगह पे क्या रख दिया, 3 वर्ष रख दिया। तीन वर्ष। अब क्या होगा, तो आपने क्या समझना है कि जो भी वैल्यू हमें दिख रही होगी उसका 10% निकाल देना है। ठीक है, तो यहां पे आप रखोगे 1000 नहीं 10,000। पहले वर्ष के लिए जब आप निकालोगे 10% तो उसका 10% आएगा 1000। दूसरे वर्ष के लिए जब निकालोगे तो आपने क्या करना, मैंने बोला ना जो भी वैल्यू दिख रही होगी उसका 10% निकाल देना। अभी आपको कौन कौन सी वैल्यू दिख रही है, ऊपर 10,000 दिख रहा है और ये 1000 दिख रहा है। तो इस 10,000 का 10% 1000 होगा और इस 1000 का 10% 100 होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये फर्स्ट ईयर के लिए था, ये सेकेंड ईयर के लिए है। यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकेंड ईयर के लिए है। ठीक है, अब जब थर्ड ईयर के लिए हम जब जाएंगे तो अब हमें जो भी वैल्यू दिख रही होगी हम इन सभी वैल्यूज का 10% निकालेंगे। तो अभी हमें सबसे ऊपर दिख रहा है 10,000, इसका 10% क्या होगा बच्चों, 1000। ठीक है, इस 1000 का 10% क्या होगा बच्चों, इस वाले 1000 का 100, इस वाले 1000 का क्या होगा 100, इस वाले 100 का क्या होगा 10। ठीक है, और ये जो मैंने वैल्यू लिखी अभी, ये जो वैल्यू मैंने लिखी ये किस वर्ष के लिए लिखी, ये मैंने लिखी थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा ब्याज क्या होगा, अभी देखो परेशान मत होना, हो सकता है आपके दिमाग में हो रही ये तो ट्री मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, अभी क्यों पढ़ा रहे हैं। जड़ यही है, रूट यही है। जब तक आप रूट नहीं समझोगे, कॉज नहीं समझोगे कि ये चीजें बन कहां से रही, तब तक आप इसको हल नहीं कर पाओगे।
तो सवाल का मतलब इस चैप्टर का जो जड़ है वो यही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है यहां पे, तो आप कहोगे ऊपर जो मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ, उसको छोड़ के नीचे का सारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 1000 1000 1000 100 100 100 और 10, ये 3000 हो गया, ये 300 हो गया और ये 10 हो गया, यानी 3310 3310। ठीक है। अब एक चीज मुझे आपको यहां पे और मेंशन करनी है, बस वो चीज बता के हम आगे बढ़ेंगे। इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ कि इस सवाल में मूलधन क्या है, आपका जवाब होगा कि सर मूलधन है 10,000। अच्छा, मैं ये पूछूं कि बेटा ये बताओ पहले वर्ष का ब्याज क्या है, पहले वर्ष का ब्याज क्या है, आपका आंसर होगा 1000। मैं पूछूं दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, तो आप कहोगे सर कौन सा ब्याज पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि दूसरे वर्ष में दोनों अलग अलग हो जाता है, राइट। तो दूसरे वर्ष का लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन है। तो दूसरे वर्ष का अगर मैं आपसे पूछूंगा साधारण ब्याज तो आप कहोगे 1000, मैं पूछूंगा चक्रवृद्धि ब्याज तो आप कहोगे 1000 और 100 यानी 1100 रुपए। मैं आपसे पूछूंगा अगर कि ये बताओ बच्चों तीसरे वर्ष का, या ये बताओ तीनों वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, तीनों वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये वाला 1000 जोड़ दो, ये वाला 1000 जोड़ दो और ये वाला 1000 जोड़ दो, बन जाएगा, है ना। तो 3000 हो जाएगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा मात्र 100। क्यों मात्र 100? क्योंकि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। ठीक है। इसमें अगर मैं पूछूं साधारण ब्याज कहां पे है, इसमें अगर मैं पूछूं साधारण ब्याज कहां पे, तो आप कहोगे सर ये वाला पोर्शन साधारण ब्याज में आता है, ये वाला पोर्शन साधारण ब्याज में आता है। तो पूरा ये जो व्हाइट वाले बॉक्स में है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, जो ग्रीन वाले बॉक्स में है, सर्कल में है, वो है साधारण ब्याज। तो दोनों का अंतर क्या होगा, 100 रुपए। भाई सीआई में से एसआई अगर हम माइनस करते हैं, इसको ऐसे समझो, सीआई में से अगर हम एसआई माइनस करते हैं तो सीआई कितना दिख रहा है 2100, एसआई कितना दिख रहा है 2000, तो अंतर कितना आया बच्चों 100 रुपए। यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है। अगर यहां तक की बात समझ में आ चुकी है तो अब मैं आपको एक दो चीजें, या सीधे सवाल पे आते हैं, फिर समझ में फिर आगे बताएंगे इसको। ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या है कि साधारण ब्याज हो, सॉरी चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, खास करके चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो हम लोग 3 मेथड अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक मैं डिस्क्लेमर बहुत पहले स्टार्टिंग में दे दे रहा हूं कि बच्चों के ग्रुप में एक मेथड बड़ा पॉपुलर हुआ पड़ा है आजकल सीआई या किसी भी चैप्टर के सवाल को हल करने के लिए, वो है डिजिटल सम, जिसको कहा जाता है डीएस। तो ये जो मेथड है ना बच्चों, ये मेथड जो भी व्यक्ति लगा रहा है वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, जो भी स्टूडेंट लगा रहा है वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। क्यों पाप कर रहा है? क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो सन 2023 में और डीएस पे डिपेंडेंट हो, डिजिटल सम पे डिपेंडेंट हो, तो आप 5 साल पीछे हो, 4 साल पीछे हो। डिजिटल सम यानी डीएस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आज से 4 साल 5 साल पहले का कॉन्सेप्ट है। 2018-2017 में जो जीडी और एमटीएस और सीएचएसएल के पेपर्स होते थे या फिर सीजीएल के भी पेपर्स होते थे, उन क्वेश्चंस में डीएस लगा के आंसर आता था। बट अब अगर आप डीएस लगाओगे तो आपको ऑप्शन में डीएस क्योंकि एसएससी समझ गई है इस चीज को, या जितनी भी एग्जाम लेने वाली संस्थाएं हैं वो सब समझ गए हैं कि बच्चे डीएस लगा के जल्दी से करके निकल जाते हैं। तो यहां पे हम लोग मैथ सीख रहे हैं, तो कोई फालतू का जुगाड़ नहीं लगाएंगे। जो जेन्युइन जुगाड़ होता है, जो जेन्युइन ट्रिक्स होते हैं, जो जेन्युइन अप्रोच होता है,
देखो ट्रिक बनने का पीछे का लॉजिक समझो ना। अगर आप लॉजिक समझ जाओगे, जैसे भी मैंने आपको ट्री मेथड समझाया, जिसका इसका आगे बेनिफिट भी मैं समझाऊंगा कि इसका क्या क्या आगे चल के बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, खैर, तो ये डिजिटल सम वाला चक्कर नहीं लगाना है, हम लोगों को लगाना है सिर्फ 3 मेथड। वो 3 मेथड अलग अलग सिचुएशन में लगेगा, सवालों के वैल्यूज के हिसाब से लगेगा वो 3 मेथड। फिलहाल आप ये 3 मेथड के नाम सुन लो। पहला मेथड है रेशियो मेथड, यानी रेशियो निकाल के करना होगा। दूसरा मेथड है इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इक्विवेलेंट इंटरेस्ट, ठीक है। और तीसरा मेथड है वही ट्री वाला जो भी बनाए थे। कहीं कहीं ये भी बड़ा कारगर साबित होता है, कहीं कहीं ये भी बड़ा कारगर साबित होता है, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं। अब रेशियो मेथड में भी कभी कभी आपको क्या करना होगा कि कैंसिल करके करना होगा, कभी कभी 100/120 या 120/100 इस तरह से करके लेके करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से, कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से रुपए 14,112 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। यानी क्या हो रहा है, कोई प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल 3 वर्षों में 20% के ब्याज दर से 14,112 हो जा रहा है, ठीक है। कोई प्रिंसिपल 3 वर्षों में, कोई प्रिंसिपल 3 वर्षों में अमाउंट बन जा रहा है और ब्याज दर कितना है, 20% ब्याज दर है। ब्याज दर कितना है, 20% है, ठीक है। तो प्रिंसिपल से अगर हम अमाउंट जा रहे हैं और अमाउंट का मान दिया हुआ है 14,112 रुपए, और हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे, क्या अप्रोच होगा, और देखो सिंपल अप्रोच होगा बेटा। वो अप्रोच होगा रेशियो मेथड का। 20% का ब्याज दर है, एग्री करते हो। 20% को वैसे तो हम लोग 1/5 कहते हैं, बट यहां पे 1/5 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सिंपली समझना है कि 20% होता क्या है। 20% होता है 2/10, करेक्ट। यानी 10 की राशि 1 साल में 12 हो जा रही है, फिर 10 की राशि अगले साल में फिर 12 हो जा रही है, फिर 10 की राशि अगले साल में फिर 12 हो जा रही है। तो आपको यह पता चला कि यहां पे 1000 की राशि 12 गुणा 12 हो जा रही है, ठीक है। 12 गुणा 12 हो जा रही है। अब ये जो चीज मैंने इतने देर से इतने में इस एरिया में लिखा है ना, ये आपको डायरेक्ट करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करना होता है, उसका तरीका सिंपल सा है कि जितना वर्ष बोला है, जितना भी वर्ष बोला है, ठीक है, जितना भी वर्ष बोला है, जितना भी वर्ष बोला है उतना पावर लगा दोगे। 10 से 12 हो रहा है, 3 वर्ष बोला है, पावर 3 लगा दो, पावर 3 लगा दो। यानी 1000 की राशि 12 गुणा 12 की क्यूब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमको इसी को तो कैंसिल करना है, किससे, इसी को तो हमें कैंसिल करना है 14,112 से, 14,112 से। तो पहले वाले 12 को जब कट करोगे तो 12 कम 12 आएगा, 2 1 21, फिर से एक बार करोगे तो 12 कम 12 आएगा,
फिर 8 1 9 91, तो 12 7 84 आएगा। और फिर उसके बाद हासिल में आएगा 7, तो 7 2 72, 12 छक्के 72 आएगा। फिर से एक बार काटोगे 12 से तो 12 9 108 आएगा, ठीक है। 7 2 9 9 6 96, फिर 12 8 96 आएगा। फिर 12 से एक बार काटोगे तो 12 1 12 आएगा। और ध्यान देना 12 8 96, 2 बचा, दशमलव लगाओ, 20 बना, 12 1 12, कितना आया? 20 में से 12 घटाओगे 8 बचा, 12 6 72, फिर से 8 बचा, तो फिर 80 बना, 12 6 72। और आप ध्यान दोगे कि ये 6 6 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो पता चला हल करने के बाद कि भैया एक का जो मान निकल के आ रहा है, ध्यान देना, एक का जो मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है 8.1666 एंड सो ऑन। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा जो हमने माना था वो है 10,000, सॉरी 1,000 का मान होगा 1000 गुणा यही वाली राशि 8.166। तो हल करके क्या निकल के आएगा? 8166.66 एंड आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 8,166 रुपए, या फिर 8,166.666, या राउंड कर दो तो 6-7, जो कि ऑप्शन कौन सा बन के आ रहा है हमारे सामने? ऑप्शन नंबर डी। आई बिलीव कि अब आप लोगों को चीजें थोड़ी सी समझ में आई होगी इस सवाल के बाद। अच्छा, ये जो मैं जो भी कुछ करा रहा हूं इसका अगर आपको नोट्स चाहिए इसी तरह, इसी रिटन फॉर्मेट में, तो आप मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एसएससी आचार्य, टेलीग्राम पे सर्च करोगे एसएससी आचार्य तो आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लेना और आपको ये सारी की सारी पीडीएफ उसी चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ₹30,000 at 9% per annum is 5643, द टाइम पीरियड इन ईयर्स, ठीक है। द टाइम पीरियड इन ईयर्स, यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दूसरा मेथड। जो दूसरा मेथड है बच्चों, वो दूसरा मेथड है इक्विवेलेंट इंटरेस्ट वाला मेथड, ठीक है। इक्विवेलेंट इंटरेस्ट वाला मेथड, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, थोड़ा सा मेरे साथ बैठना होगा, देखना होगा। तो देखो, जब इंटरेस्ट यानी ब्याज A% है, ब्याज कितना है? A%। और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। और फिर से ब्याज अगर A% है और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, तो परसेंटेज में भी मैंने ये फॉर्मूला बताया था सक्सेसिव निकालने वाला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग ब्याज दरों को, अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज की दरों को साधारण ब्याज की दर के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सीआई बन रहा है वो तीनों को मर्ज करके हम साधारण ब्याज पे कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर हमें बोला कि x% का चेंज हो रहा है और y% का चेंज हो रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे 2 वर्ष के लिए या 2 चेंज के लिए? वो क्या था? x + y + xy/100, ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। और अगर हम पूछें आपसे यही 3 वर्ष के लिए क्या होगा? z बढ़ा दो, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए होगा x + y + z + xy + yz + zx बटा 100 + xyz बटा 1000। ज्यादा घबराने की बात नहीं है इससे। क्यों नहीं घबराना है? देखो अभी मैं फटाफट बताता हूं।
क्योंकि ये फॉर्मूला का बेस है जहां से इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट की इजाद हुई है, बर्थ हुआ है। लेकिन हमने ये देखा कि ब्याज दर तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सेम रहता है, हर वर्ष का सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले वर्ष का ये, दूसरे वर्ष का वो, तीसरे वर्ष का वो भी होगा तो करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या सीखना है कि अगर ब्याज दर हर वर्ष का सेम है यानी A% है तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस होते हैं। आपने कहा कि सर x और y जहां पे अलग अलग है उसकी जगह पे हम a रख देते हैं, a प्लस a इंटू a बाई 100, जो कि हमारा बन के क्या आ गया 2a प्लस a स्क्वायर बाई 100। ठीक है, 2a प्लस a स्क्वायर बाई 100। इसका मैं छोटा सा सैंपल देता हूं। अगर ब्याज दर 10% है और 2 वर्ष के लिए पूछा है तो क्या इसका आंसर होगा 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100 यानी कि 21%। ठीक है, और अगर हम इस वाले फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो क्या चेंजेस आएंगे उसको भी देख लो थोड़ा सा। आप रखोगे हर जगह पे, जहां जहां एक्स वाई जेड है सबके जगह पे क्या रखोगे, ए रखोगे। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए बटा 100 प्लस में ए इंटू ए इंटू ए। ये थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं, यहां पे 100 स्क्वायर होता है, 1000 नहीं होता, 10,000 होता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, 10,000। ठीक है, ये मैं जल्दी क्यों लिखा, क्योंकि ये इसको शॉर्ट करके छोटा लिखना है फटाफट। तो आप देखोगे कि a कितनी बार है, 3 बार है, 3 टाइम्स a है, 3 टाइम्स a स्क्वायर है, बटे में 100 है, और क्या है बच्चों a क्यूब है, बटे में 100 का स्क्वायर यानी 10,000 है। ध्यान दो कहीं गलत तो नहीं है, सेम है ना। 3a प्लस 3a स्क्वायर बटा 100 प्लस a क्यूब बटा 10,000। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तुमको अगले सवाल में, जो सवाल मैं लेके आ रहा हूं उसमें आपको अच्छी समझ में आ जाएंगी। अब देखो यहां पे सवाल कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ₹30,000 एट 9% पर एनम इज रुपीज दिस। तो पहला काम क्या है कि यहां पे टाइम पीरियड पूछ रहा है और 9% का ब्याज दर दिया है। ठीक है ना। अब हमारे पास जो टाइम पीरियड के ऑप्शंस है वो क्या क्या है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। और आपने इस फॉर्मूले में देखा कि बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर पाओगे इस चीज को कि जब यहां पे 2 वर्ष बोला था तो हमने x भी लिया और y भी लिया, या सिंपल समझो कि जब 2 वर्ष बोला तो यहां पे 2 आया, करेक्ट। जब 3 वर्ष बोला तो यहां पे 3 आया। उसी तरीके से जितना वर्ष बोलेगा, 4 बोलेगा, 5 बोलेगा, 6 बोलेगा, 7 बोलेगा, 12 बोलेगा, उतनी बार यहां पे वो संख्या इसके कोफिशिएंट के रूप में आएगी। और इसके पीछे का लॉजिक जो बच्चा थोड़ा सा ध्यान से समझ रहा होगा, देख रहा होगा, वो समझ पाएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है बच्चों, कि साधारण ब्याज A% है, मतलब A% के दर से, हमारा ट्री याद है ना, A% के दर से 10 वर्ष तक तो साधारण ब्याज कॉमन है, सब में लगेगा, या 15 वर्ष, 12 वर्ष, जितना भी वर्ष दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अब इस सवाल को करने के लिए क्या तामझाम करेंगे, देखो फटाफट। हमने ये देखा कि अगर 3 वर्ष का ब्याज है, ध्यान देना, अगर 3 वर्ष का है या 5 वर्ष का है या 2 वर्ष का है या 4 वर्ष का, देखते हैं प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है बच्चों 30,000 रुपए। रेट क्या है 9%। अगर टाइम यहां पे पहला ऑप्शन ले लें, या चलो सबसे कठिन सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं, 5 इयर्स ले लें,
तो 5 ईयर्स के लिए जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कम से कम 5 गुणा 9 तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आगे जो है वो तो रहेगा रहेगा, वो छोड़ो, क्योंकि देखो बात समझो, एग्जामिनर एग्जाम में क्या करना चाहता है? एग्जामिनर एग्जाम में ये चाहता है कि हम बच्चों में से उन बच्चों को चुने जिनके पास एप्टीट्यूड है, यानी उसी सवाल को करने का एक अच्छा ढंग है, कम समय में करने का ढंग है, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिक्स को पकड़ पाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां में पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि भैया 45% तो कम से कम निकल के आ रहा है। तो 30,000 का 45%, 45 तिया 135, 13,500 रुपए का ब्याज आएगा कम से कम। अभी हम इधर वाली वैल्यू गिने ही नहीं, इधर वाली वैल्यू गिने ही नहीं, जो पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला इसका भी बन के आएगा। ठीक है ना, हमने सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट समझा कि साधारण ब्याज ही अगर हम कम से कम कैलकुलेट कर लें, अगर हम कम से कम साधारण ब्याज ही कैलकुलेट कर लें तो 45% का जो ब्याज है इससे ऊपर की ही राशि आएगी। तो यानी 30,000 का 45% होता है 13,500। कैसे हुआ? 45 तिया 135। और साधारण ब्याज का ऑप्शन क्या? साधारण नहीं, हाँ साधारण ब्याज, सॉरी। तो 3 साल का हमारे पास जो ब्याज दिया वो कितना दिया बच्चों? वो ब्याज कितना दिया? 5,643। हम कितना निकाल रहे हैं 45% के भाव से? 10 से 13,500। तो ये 5 वर्ष वाला हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हो गया? आगे देखो, अब अगर हम बात करें 5 के बाद 4 पे आते हैं, तो 4 वर्ष के लिए यही चीज क्या हो जाएगी? 4 गुणा 9 यानी कि 36%। और जब हम 30,000 का 36% निकालेंगे तो 36 तिया 108 यानी 10,800, वो भी नहीं बन रहा है। ठीक, फिर हम देखेंगे कितने वर्ष के लिए बच्चों? कौन कौन सा खत्म हो गया ऑप्शन? 5 खत्म हो गया और 4 खत्म हो गया। जब हम 2 वर्ष के लिए देखेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 का स्क्वायर 81/100 यानी 18.81%। 18 तिया 54 मिल रहा है, मैच खा रहा है कुछ कुछ। क्या हुआ? जल्दी जल्दी हो गया ना, थोड़ा ध्यान दो। मैंने कहा था ना 2 × 9, या अगर ऐसे नहीं करना है फॉर्मूला, मान लो सक्सेसिव वाला ही खाली याद है, तो ऐसे समझ 9 + 9 + 9 गुणा 9/100। तो क्या निकल के आया? 18.81%। 30,000 का 18% क्या 5400 के आसपास होता है? होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। और क्या बचा? 2 बचा, 2 नहीं 3 बचा। 9 तिया 27। देखो बहुत फास्ट अभी आएगा मजा। अभी देखो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि चीजें टाइम ले समझने में, लेकिन जब समझ में आ गया ना बच्चों तो बहुत मजा आएगा। अभी मैं इसको सब मिटा करके तुमको वैसे करके दिखाऊंगा। और अगर किसी को लगेगा कि नहीं हमको नोट करना है तो वीडियो में बैक करके चले जाना और नोट कर लेना। ठीक है, तो 3 वर्ष का, जैसे 5 वर्ष का 45 था, 4 वर्ष का 36 था, 3 वर्ष का क्या बनेगा? कम से कम 27 बनेगा। और 27% 30,000 का क्या होता है? 8100 होता है ना। तो अब आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कराना चाह रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं और कैसे ये चीजें आपके लिए कम से कम समय में करने के लिए काबिल हो जाएंगी। देखो मैंने ब्याज पकड़ा 9% और मैंने सिर्फ साधारण ब्याज पे फोकस किया। ठीक है, यहां पे जो ब्याज निकलेगा वो 27 निकलेगा, यहां पे ब्याज 45 निकलेगा, प्रतिशत की बात कर रहे हैं। यहां पे तकरीबन 18 निकलेगा और यहां पे ब्याज निकलेगा 36। तो भैया 30,000 का 27% 8100 होता है। हमारा क्या है? ये वाला। तो 3 वर्ष से छोटा आंसर होगा। बात पकड़ में आ रही है? पहला ही हम ऑप्शन वाइज चल रहे हैं। 27% है, 30,000 का 27% क्या होता है? 8100 होता है। ठीक है, सिर्फ हम साधारण ब्याज पे फोकस कर रहे हैं, यानी 8100 तो हमारा वैल्यू इससे बहुत ऊपर है ना, 5,643 5,643 से बहुत ऊपर है।
तो 3 वर्ष से छोटा आंसर होगा। तो 3 वर्ष से छोटा ऑप्शन कौन सा है? 2 वर्ष। कंफर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, आपको मालूम है अभी मैंने किया था आपके सामने 18.81% ऑफ व्हाट 30,000 डबल जीरो से डबल जीरो उड़ाओगे और ये डबल जीरो इसको खा जाएगा, मतलब इससे ओवरटेक नहीं, मतलब इसको शिफ्ट कर देगा। तो 3 आएगा, 8 3 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 3 24 2 26 का 6 हासिल लगे 2, 3 1 3 और 2 5। ये हमारा आंसर आपके सामने प्रस्तुत है। अब आपको समझ में आया, आई होप कि चीजें एक बार अगर कॉन्सेप्ट को कंठस्थ कर लो, फर्म कर लो, तो फिर सेकंडों का खेल है बेटा। मैं ये बता दूं कि ढूंढ ढूंढ के भी सॉल्यूशन निकालोगे ना यूट्यूब पे या किसी के भी पेड बैच में या बुक्स में, तो ये सब कोई बेसिक नहीं बताएगा डिटेल में जाकर के। और इतने छोटे छोटे अप्रोच, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहां पे आपको सोचने का ढंग दिखा रहा हूं, सोचने का ढंग सिखा रहा हूं। इसको करने के लिए बहुत सारे मेथड थे, ट्री मेथड थे और बेसिक वाला मेथड था, P+1 वाला जो फॉर्मूला होता है स्कूल वाला, P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर जितना भी साल दिया हुआ है, पावर T मतलब। बट वो सब नहीं करना है, ठीक है। आओ तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अभी मजा आएगा और मजा आएगा धीरे धीरे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? On a certain sum of money lent out at 40% per annum, the difference between the compound interest for 1 year payable half yearly, simple interest for 1 year is ₹200. Find the sum. मतलब से पहले एक चीज समझ लो, जो रेट होता है, मान लो अगर रेट दिया हुआ 10%, तो इसके आगे लिखा होगा, क्या लिखा होगा? वार्षिक। इंग्लिश वालों के लिए पर एनम या एनुअली, ठीक है। तो ये वार्षिक भी हो सकता है, ये अर्धवार्षिक भी हो सकता है, यानी हाफ ईयरली, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब जो ब्याज दर है संयोजित हो रहा है अर्धवार्षिक, कहां गया अर्धवार्षिक, ये वाला, तो जो भी ब्याज दर है उसका हम बटा 2 कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो हो रहा है क्वार्टरली, तिमाही, अगर ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है तो बटा 4 कर देंगे, क्योंकि हर 3 महीने पे, भाई 12 महीने में एनुअली का मतलब क्या है? हर 12 महीने बाद ब्याज लगेगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या है? हर 6 महीने बाद ब्याज लगेगा, ठीक है ना। हाफ ईयर क्वार्टरली का मतलब क्या है? हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब जब हम इस सवाल को करेंगे तो ये मिनटों में सवाल होगा। सीआई के केस में जो ब्याज दिया हुआ है, और ब्याज तो खैर कॉमन है, सब में सेम ही दिया हुआ है। ब्याज क्या दिया हुआ, ध्यान दो, जो ब्याज दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 40%। बट जब इसको हम सीआई के केस में लगा रहे हैं तो क्योंकि हाफ ईयरली लग रहा है तो ब्याज हो जाएगा 20%, और एसआई के केस में अर्धवार्षिक नहीं है, पूरा वार्षिक दर से ही है, तो ब्याज रह जाएगा 40% ही। ब्याज दर जो है एसआई के केस में ब्याज दर 40% ही रहेगा और सीआई के केस में 20% हो जाएगा। तो आप दोनों के ब्याज का अगर अंतर पता करोगे बहुत ध्यान से, तो सीआई के केस में जो ब्याज होगा बच्चों वो होगा 20 + 20 + 20 × 20 बटा 100, यानी कि 44%, क्योंकि हर 6 महीने पे लगा है। और एसआई के केस में ब्याज क्या है? सीआई के केस में ब्याज दर है 44%, एसआई के केस में ब्याज दर है 40%। दोनों के दोनों ब्याज दरों में जो अंतर है बेटा वो अंतर है 4% का।
और ये 4% का अंतर बताता है कि दोनों के द्वारा अर्जित किया हुआ जो ब्याज होगा वो अलग अलग होगा। कितना अलग होगा? सवाल में दिया है 200 रुपए। तो 1% का मान होगा बेटा 50 रुपए। तो 100% का मान यानी मूलधन हो जाएगा कितना? 50 गुणा 100 यानी कि 5000। ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? अब देखो धीरे धीरे थोड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन देखो ये मजा हम तभी दिला सकते थे जब हम पहले ऊपर से बेसिक समझाए होते। अगर हम वो बेसिक नहीं समझाते बच्चों तो निश्चित रूप से ये बाउंसर जाता। हो सकता है अभी भी कई लोगों को बाउंसर जा रहा होगा या कुछ लोगों को यॉर्कर जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन बेसिक वाला जो पार्ट है, स्टार्टिंग का जो 15-20 मिनट की क्लास है, उसको अगर आप ध्यान से अच्छे से रिवीजन करोगे, बार बार समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या सिस्टम चल रहा है। मतलब यहां पे सिर्फ इसी सवाल में नहीं, आगे हर सवालों में क्या चल रहा है। क्या है ये सवाल? कहता है कि रुपए x की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था, एनुअली था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान रुपए 18,522 है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहां पे आपको पता करना है ब्याज दर कितना है? 5%। रेशियो मेथड लगाएंगे, फटाफट आंसर आएगा। देखो ब्याज दर क्या है बेटा? 5%। तो क्या हम लोग 5% को 1/20 कहेंगे? बोलो। और हमने बताया कि 20 की राशि 1 रुपए का ब्याज लेके 21 बन जाएगी, ये भी मैंने बताया। वर्ष कितना दिया है? जितना वर्ष दिया उतना पावर लगा देंगे। पावर लगाओ, पावर लगाओ। तो ये 20 का क्या बन जाएगा? क्यूब 8000। और 21 का क्यूब क्या होता है? अगर किसी को नहीं याद है तो कम से कम बच्चा 30 तक तो क्यूब याद कर लो और 40-45 तक स्क्वायर याद कर लो। अच्छा हाँ यार, तुम लोग का क्यूब स्क्वायर का भी क्लास लेना है ना। चलो इसी सीरीज में हम थोड़ा समय निकाल करके आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट का ट्रिक, क्यूब और क्यूब रूट का ट्रिक सिखा देते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। 8000 और 9261, 21 का क्यूब होता है 9261। तो 9261 हमारा अमाउंट है। मतलब अगर प्रिंसिपल यानी मूलधन 8000 है, अगर मूलधन 8000 है तो मिश्र धन 9261 रुपए होगा। और मिश्र धन दिया कितना है? मतलब मिश्र धन सवाल में कितना दिया हुआ? 18,522। तो आप ये देखोगे कि जो 18,522 है बच्चों, 18,522 अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी का 2 गुना है। ये मैंने कैसे पता किया 2 गुना है? उसके पीछे का रीजन देखो। मैं पहला डिजिट देखा, 9 दूनी 18 बन रहा है। फिर मैं दूसरा देखा, 2 दूनी 4 बन रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब ऐसा लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट हमको एक रफ आइडिया लग गया कि 2 गुना है। बट हम क्रॉस चेक करेंगे ना कि 2 1 2, 2 6 12, हाथ से लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18। तो कितने गुणे पे है? 2 गुणे पे। तो यानी मूलधन भी हमारा इसके 2 गुणे पे होगा। यानी कि मूलधन हमारा होगा, जो धनराशि उधार ली गई थी वो धनराशि हो गई रुपए 16,000। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? A certain sum of money fetches simple interest of rupees इतना at the rate 7% per annum in 5 years। यानी एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष में 7% वार्षिक की दर से रुपए 4,016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। बेसिकली वो ब्याज दिया हुआ है और ये साधारण ब्याज का सवाल है। तो साधारण ब्याज के सवाल में कुछ नहीं करना होता है, ब्याज दर को समय से मल्टीप्लाई कर दो और एक सिंगल ब्याज दर निकाल दो। तो इस सवाल में जब ब्याज दर को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? जब ब्याज दर को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल ब्याज दर आएगा 35%। इसका मतलब क्या होता है? फटाफट देखो, किसी भी राशि को 7% के ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए दो, साधारण ब्याज पे। ध्यान देना,
किसी भी राशि को 7% के ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए दो, नहीं तो उसी राशि को 35% के ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए दो, ब्याज बराबर होगा। ब्याज बराबर होगा। उसी राशि को 35% के ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए दो, ब्याज बराबर होगा। तो 35% के दर से जो ब्याज निकल के आ रहा है सवाल में, वो कितना है बच्चों? 4016.25। अब इसको कैंसिल करने का काम है हम लोगों का, तो पहले 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 सते 35 और 5 अठे 40, 5 तिया 15, नहीं बीच में 0 आएगा। ये समझ में आई ना बात क्या किया मैंने? देखो 5 अठे 40 करोगे, 1 बचेगा, तो 1 तो भाग होगा नहीं, तो 1 0 लगाना पड़ेगा। 16 आ गया, 5 तिया 15, फिर दशमलव का दशमलव आगे, 5 5 25। ठीक है, अब 7 को कैंसिल करते हैं, तो 1% का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 7 एकम 7, 7 एकम 7, हाथ से लगा 3, 33 बना, तो 7 चौके 28। बार फिर से देखें, 7 एकम 7, ये पहले 7 से ही कैंसिल कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 से अगर कैंसिल, क्योंकि 7 थोड़ा ना देखो वो होता है, 5 वाला तो अपन फटाफट काट लेते हैं। 33 है ना, तो पहले 7 से करते हैं। 5%, 7 पचे 35, 5 1 51, 7 सत्ते 49, 2 6 26, 7 3 21, 5 2 52, 7 सत्ते 49। अभी डेसिमल लगाएंगे, हाथ से मतलब बचा क्या? 3 3 5 35, 7 5 35। डेसिमल कहां आएगा? यहां पे आएगा। अब 1% का निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 3 23 बन जाएगा, 5 चौके 20, फिर दशमलव लगाएंगे, 3 7 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 पचे 25, 35 नहीं, 5 पचे 25, 35 नहीं 25, तो 7 और 5। बात समझ में आई? तो प्रिंसिपल यानी कि 100% क्या होगा? 11475। ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। यहां पे मैंने 7 को क्यों हटा के, यहां पे मैंने 5 को बचा के रखा, 7 को क्यों हटा दिया? देखो एक चीज ध्यान देना, बच्चों से या टीचर से, किसी से भी कैलकुलेशन मिस्टेक एक ह्यूमन एरर होता है, जो किसी से भी हो सकता है। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना कम कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है कि जो कठिन से कठिन वैल्यू है उसको पहले निपटा दिया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई संख्या है जो मान लो 64 से भाग जाती है, तो अगर कोई संख्या 64 के, अगर किसी संख्या को हमें 64 से भाग करना है, तो हमें यह नहीं करना होगा कि 2 से पहले काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, ऐसे 8 बार काटेंगे। ठीक है ना? हमें क्या करना होगा कि अगर हमें 64 का पहाड़ा नहीं मालूम है, तो हम उस बड़ी से बड़ी संख्या से काटेंगे जिसका हमें पहाड़ा मालूम है। तो मान लो 32 का भी मान लो अगर नहीं मालूम है, तो कम से कम 16 को तो मालूम है। तो बड़ी से बड़ी संख्या से, यानी कठिन से कठिन संख्या से काट के छोटा किया जाता है। पहले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या है? यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है, तो ₹15,000 पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो आ ही गया वो सवाल जिसमें अलग अलग वैल्यू का काम है, इसमें अलग अलग वैल्यू का काम है। ध्यान देना, प्रिंसिपल क्या है? 15,000। ये जो वैल्यूज दी है वो क्या क्या दी है? अलग अलग दी है। ठीक है ना? और देखते हैं कैसे करते हैं। जो फॉर्मूला होता है 16%, 20%। अच्छा हाँ, एक चीज और, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग इक्विवेलेंट से करेंगे या रेशियो से करेंगे? इसको इक्विवेलेंट से करेंगे या रेशियो से करेंगे? आपका आंसर विदिन अ मिनट आना चाहिए, विदिन अ मिनट आना चाहिए कि सर इसको हम किससे करेंगे? रेशियो से करेंगे। क्यों?
क्योंकि यहां पे अलग अलग वैल्यू दी गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बचें, उस टफ कैलकुलेशन से बचें। कैलकुलेशन से याद आया, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं जिससे आपका कैलकुलेशन करने वाला पार्ट थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हमें मान लो 10 प्लस 7 और 10 माइनस 7 करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ये वैल्यू निकल के आ रही है 17 गुणा 3 51। तो यहां पे तो हमने 17, अगर मान लो आपको उल्टा जाना बेसिकली, ठीक है, तो 17 और 3 आपस में गुणा करना, 17 3 51 बनाना इज वेरी इजी, बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई बहुत कठिन सी वैल्यू आ जाती है ना, तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में तोड़ देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ देते हैं। जैसे एक कठिन सी भी वैल्यू लेके देख लेते हैं, चलो। जैसे मान लो अगर हमें गुणा करना है 24 गुणा 26, अब ना हमको 24 का पढ़ा याद है ना 26 का पढ़ा याद है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस 1 गुणा 25 प्लस 1। तो ये हमारा 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, यानी 625 माइनस 1 624। ठीक है, और देखो अगर हमें मान लो गुणा करना है 23 गुणा 29, अगर हमें 23 गुणा 29 करना है तो यहां पे क्या है, ये 26 माइनस 3 है और ये 26 प्लस 3 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। 26 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर क्या होगा 676 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या बना 6 6 और 7। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे, और ध्यान देना रेशियो मेथड ही लगाना है, ठीक है ना। तो पहला ब्याज दर है 20%, दूसरा है सॉरी पहला है 16, दूसरा है 20, तीसरा है 15। 16%, 4% क्या होता है 1/25, 4 गुणा 4 16 होता है, यानी 16% होगा 4/25। 16% क्या होगा 16% होगा 4/25। ठीक है, 15% क्या होगा 6 भी बता दो। 5% क्या होता है 1/20, तो 5 3 15, ऊपर वाला 3 हो गया, 3 से गुणा हो गया। ये परसेंटेज की क्लास में परसेंटेज चार्ट हम बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं, देख लेना अच्छे से। तो 15% हो जाएगा 3/20, करेक्ट, 15% हो जाएगा 3/20। ये रफली हम लिख दिए, हालांकि इसकी बहुत जरूरत थी नहीं, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला जो बढ़ोतरी है वो है 16% का, यानी कि 4/25 का, यानी पहले वर्ष जो भी राशि थी 25, वो 1 साल बाद हो जाएगी 4 बढ़ के 29। फिर दूसरा क्या है 20%, यानी 5 का 6। तीसरा क्या है वही 15% है, यानी 20 का 23। ठीक है बच्चों, अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मूलधन अगर 15,000 है तो हमें बताना क्या है इसमें, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो ध्यान देना 25 25 125 और 125 का दूना 250, और ये एक जीरो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 2500 बन जाएगा। और यहां पे 23 गुणा 29 अभी मैंने बताया कैसे करेंगे, 26 प्लस 3 26 माइनस 3, तो 676 माइनस 9 यानी 667, और 667 को फिर 6 से गुणा करेंगे। ध्यान देना 667 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 7 42, मतलब 6 7 42 का 2 हाथ से लगे 4, 6 6 36 और 4 40, 0 हाथ से लगे 4, 6 6 36 और 40, मतलब 4 जोड़ के 40। तो जो ब्याज निकल के आ रहा है बच्चों, वो बड़े में से छोटा घटाने पे ही आएगा ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाने पे। तो जो ब्याज निकल के आ रहा है, CI जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है 2 0, 10 में 5 गया बचा 5, और 3 में 2 गया बचा 1, 1502। जो CI निकल के आ रही है 1502। अब ध्यान देना, प्रिंसिपल अगर 2500 है तो CI 1502 है। प्रिंसिपल अगर 2500 है तो CI 1502 है, लेकिन प्रिंसिपल असल में कितना दिया हुआ है
ध्यान देना 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। कितने गुणे पे है, कितने गुणे पे है प्रिंसिपल, बताओ फटाफट। प्रिंसिपल है 25 छक्के 150 होता है, और हाँ 6 गुणे पे। प्रिंसिपल कितने गुणे पे, 6 गुणे पे। यानी जो हमारा एक्चुअल सीआई है, जो हमारा आंसर वाला सीआई है, वो सीआई 1502 का 6 से गुणा करने पे आएगा, यानी 6 दूनी 12 और 15 छक्के 90। 90 12 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, नहीं है अभी। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹30,000 फॉर 5 ईयर्स, हिंदी वाला देख लो। एक व्यक्ति वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष आ गया, ध्यान देना, ₹30,000 का निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में यदि राशि ₹34,200 हो तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगता है, ध्यान देना। देखो ये हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल से हमारा बनता है अमाउंट 1, फिर अमाउंट 1 से बनता है मान लो अमाउंट 2, फिर अमाउंट 2 से बनता है अमाउंट 3। ठीक है, मान लो यहां पे 2 वर्ष दिया है, यहां पे 2 वर्ष दिया है, यहां पे 2 वर्ष दिया है, या फिर कोई भी समान वैल्यू दी हुई है, कोई भी समान वैल्यू दी हुई है, टाइम टी दिया है, टाइम टी दिया है, टाइम टी दिया है, अलग अलग नहीं दिया है, जो है वो सेम है। तो जो अनुपात P और A1 का होगा वही अनुपात A1 और A2 का होगा, वही अनुपात A2 और A3 का होगा। बात समझ में आई? ठीक है, यानी जब कभी भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको वैल्यू से समझा देते हैं, चलो वैल्यू से समझा देते हैं और अच्छे से समझा देगा। मान लिया हमने प्रिंसिपल है 10,000, सॉरी 1,000, ठीक है। टाइम क्या है, यहां पे 1 वर्ष, यहां पे 1 वर्ष, यहां पे 1 वर्ष। यहां पे इजी वैल्यू ले रहे हैं ताकि आपको वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ब्याज दर भी आसान ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं, चलो एंड सो ऑन, सब में 10% है। तो 10% के ब्याज दर से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1100 बन जाएगा। तो अनुपात क्या है, 10:11। फिर जब फिर से यहां पे 10% का ब्याज लगाओगे तो 1100 में 110 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यहां पे ब्याज कितना था, 100, यहां पे ब्याज कितना होगा 10% से 110, तो क्या बनेगा बच्चों, A2 1210, A2 क्या बनेगा 1210। तो जब आप 1100 और 1210 का रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये रेशियो भी 10:11 है, जो रेशियो यहां पे था। तो इससे ये पता चला कि हम आगे बढ़ते समय हम क्या करते हैं, सिंपली प्रिंसिपल में अगर हमें A1 चाहिए, तो प्रिंसिपल में 11/10 कर देते हैं। 11/10 का मतलब क्या हो गया, आगे वाला रेशियो बटा नीचे पीछे, मतलब आगे वाला जो संख्या है अनुपात में बटे में पीछे वाला जो संख्या है। ठीक है ना। और जब हम प्रिंसिपल से अमाउंट में जब जाएंगे तब, और अमाउंट से प्रिंसिपल में आएंगे तो इसी का जस्ट रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन देखोगे तो आपको करने में मजा आएगा। तो यहां पे पता चला एक वर्ष के अंत में यदि ₹34,200 है तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि क्या थी। यहां पे ना बच्चों देखो लोग क्या करेंगे, रेट मतलब ब्याज दर पता करेंगे और दुनिया भर की चीजें पता करेंगे कि क्या ब्याज दर है एक वर्ष में। लोग ऐसे करेंगे कि 34,200 बन गया, एक वर्ष में एनुअली फलाना ढिकाना 30,000 की राशि थी। मैं तुमको समझाता हूं, ये करेंगे, अमाउंट रखेंगे 34,200, ठीक,
फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 4200, फिर रेट निकालेंगे 4200 बटा 30,000 एंड सो ऑन। बहुत लंबा चौड़ा तरीके से हल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक रामबाण एक मेथड आता है, जिस मेथड का नाम है रेशियो मेथड। तो अगर अब हमें अमाउंट 2 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जिस अनुपात से बढ़ रहा है। ठीक है? तो अगर हमें अमाउंट 2 यानी 2 वर्ष के बाद अगर हमें पहुंचना है तो 1 वर्ष के बाद जो भी राशि थी 34,200 की जो राशि थी वो किस दर से बढ़ रही है? 34,200 बटा 30,000। ये क्या था? A बाई P था, याद है ना? पिछले वाले सवाल में बताया मैंने। ये क्या है? 11/10 क्या है? ये हमारा A है, ये हमारा P है। यही तो है ना? अरे यही तो A है और यही तो P है। तो इसलिए हमने यहां पे A बाई P कर दिया, 34,200 बटा 30,000। कैंसिल करते हैं फटाफट और आंसर पे आते हैं। तो इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो, इसके 4 जीरो को काट देगा। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो A2 का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा 342 गुणा 114, 342 गुणा 114। तो गुणा करना है, कौन सा ऑप्शन होगा? क्या देख के बता सकते हो? गुणा करने की जरूरत है इस सवाल में। डीएस टीएस मत लगाना, मत पिटाओगे। डीएस टीएस नहीं लगाना है। इकाई अंक मतलब एग्जामिनर आपको हर जगह पे मौका देगा, ऐसे हाथ देगा कि लो बेटा मेरा हाथ पकड़ लो और नौकरी पा जाओ। आपको हिंट देगा एग्जामिनर। इस यहां पे मल्टीप्लाई करते समय हिंट क्या है? इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 4 है। तो जब गुणा करोगे तो क्या आएगा? इकाई अंक 8 वाला आंसर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 38,988 मेरा सही आंसर होगा। लास्ट सवाल है आज का, फटाफट करते हैं और उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 20% रेट पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली इफ द अमाउंट बिकम्स 605 देन प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, ब्याज दर हमारा क्या है? 10%। टाइम कितना है बच्चों? 2 वर्ष। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा, वो 10 प्लस, हालांकि इसको याद अब कर लो, कितनी बार लिखेंगे कि 21 होता है, इसको याद कर लो। ठीक है ना? 21%। तो सवाल में दिया है कि कोई राशि 2 वर्षों में 10% की ब्याज दर से 605 हो जाती है। तो 21% का ब्याज दर, ध्यान देना, यानी 100 की राशि 2 वर्षों में 121 हो रही है ना? 21% का ब्याज दर। लेकिन जो वैल्यू है वो 121 ना देके असल में कितनी दी हुई है? 605 दी हुई है। ठीक है? कितने गुणे पे बच्चों? 5 गुणे पे। तो उसी तरह से 100 का 5 गुणा कितना होगा? 100 का 5 गुणा कितना होगा? 500 रुपए। तो ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट था। तो 500 वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो है बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे क्लास में। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन थे और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, अगर मतलब ये क्लास आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, ये जीडी का बैच पूरा का पूरा मैं फ्री में दे दूंगा यूट्यूब पे। जो मैं अपने पेड क्लासेस में देता हूं, ऑफलाइन बैचेस में देता हूं, वो मैं पूरा का पूरा बैच फ्री दे दूंगा सिस्टमेटिक तरीके से। यानी कि एक होता है ना क्वेश्चन में टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अभी इसमें इंस्टॉलमेंट के सवाल भी आएंगे। मतलब अगर हम इसको खाली कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कराना हो जीडी के लिए तो कम से कम 100-120 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे। तो उसमें आपका भी साथ बहुत जरूरी है। आप साथ में पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और जल्दी से नौकरी निकालो। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।